प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो स्वीकृत पाठ्यक्रम है कक्षा 12 का, उसमें राजनीति विज्ञान विषय के भाग ब में भारतीय संविधान का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, शासन एवं नीति, इन सभी का विस्तृत अध्ययन किया गया है। हम वीडियो के माध्यम से सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम सीधा प्रसारण करके अध्ययन करवा रहे हैं। आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें, जिसमें पहला है भारतीय संविधान की विशेषताएं जो ली गई हैं, उनमें पहली है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। हमारा जो संविधान है एक तरह से जनता द्वारा निर्मित संविधान माना गया है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने हमारे संविधान का निर्माण किया। इसलिए संपूर्ण शक्ति संविधान निर्माताओं ने, अंतिम जो शक्ति है वो जनता के हाथ में सौंपी है, क्योंकि सरकार का गठन, सरकार का निर्माण और सरकार का पतन, ये सभी शक्तियां जनता के हाथ में संविधान निर्माताओं ने सौंपी हैं। इसलिए हमारा जो संविधान है उसकी प्रथम विशेषता में पूर्णतः उल्लेख किया गया है कि हमारा जो संविधान है संपूर्ण है, पूरे भारतवर्ष के लिए मान्य है। हर व्यक्ति को उसमें सभी तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान अपने आप में पूर्णतः संपन्न है, इसलिए हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व एवं संपन्न संविधान है। नंबर 2, हमारे संविधान में प्रस्तावना का विशेष उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना का सीधा सा अभिप्राय होता है बच्चों, किसी भी विषय वस्तु का या कोई भी शास्त्र है उसका सार स्वरूप, उसे प्रस्तावना कहते हैं। हमारे संविधान में जो भी लिखा गया है, उल्लेखित किया गया है, चाहे वो अधिकार है, चाहे वो कर्तव्य है, चाहे वो संसदीय व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उस सब का अंतिम जो सार स्वरूप है वो प्रस्तावना कहलाती है, जिसमें प्रस्तावना में सभी विशेष बातों का उल्लेख किया गया है कि हम भारत के लोग, पहली ही लाइन है प्रस्तावना की। इससे अभिप्राय होता है कि हमारा संपूर्ण भारत एक है, जो कि कहावत में भी आता है कि भारत जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक है, अखंड भारत है हमारा। इसलिए संपूर्ण जनता, सारा देश एक है। इसलिए पहली लाइन में लिखा है कि हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन किया गया, जिसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता व अखंडता जैसे शब्दों को समायोजित किया गया, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया, जिसमें आपातकाल में भी एक संशोधन किया गया, जिसमें कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपातकाल नहीं लगा सकते, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण या युद्ध जैसी स्थिति में ही हम आपातकाल लगा सकते हैं। ये सब बदलाव या संशोधन प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। तीसरा है हमारे संविधान की तीसरी जो मूल विशेषता है, विशाल संविधान। देखिए, विश्व के सभी देशों में आजकल 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद संपूर्ण विश्व में एक बदलाव आया और लोकतंत्र लगभग स्थापित हो चुका। उस क्रांति का परिणाम था कि लोगों में एक जागरूकता आई और उसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र के प्रति
लोग जागरूक हुए और अधिकांश देशों में आज लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है, जिसमें हमारा संविधान है वो विशाल संविधान है, क्योंकि हमारा देश बड़ा विशाल देश है। ऐसे विशाल देश के लिए शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि हमारे जो शासन संचालन की व्यवस्था है वो 3 स्तरीय करिए संविधान निर्माताओं ने व्यवस्थित की है, जिसमें केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, प्रांतीय स्तर पर हमारे राज्य सरकारें एवं स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। इन सभी विशेष बातों का उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद से लेकर के अंतिम अनुच्छेद तक, जो कि जिस समय संविधान का निर्माण किया गया उस समय संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां सम्मिलित की गई थी। वर्तमान संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 444 अनुच्छेद हैं, जो कि विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं और 1200 शब्द हैं। हमारे संविधान में विशेष उल्लेख किया गया है इन सब बातों को, जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों को अपनाया गया है। इसलिए हमारा यह संविधान विशाल संविधान है, जिसमें शासन के सारे तरीके, नीतियां, सारे विकासात्मक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्य परिषद, इन सब का उल्लेख किया गया है। विशेष जो पिछड़े वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए संविधान में अनेकों प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के उत्थान के लिए सरकार अनेकों योजनाएं बनाती है जो संविधान में उल्लेखित है। इसलिए हमारा संविधान एक विस्तृत और विशाल संविधान है। चौथी जो विशेषता है, लिखित एवं निर्मित संविधान। प्रिय बालकों, हमारा संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और उस संविधान सभा ने आपसी विचार विमर्श, तर्क और वितर्क के आधार पर इस संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें आम सहमति को अपनाया गया था। आम सहमति एवं संपूर्ण राष्ट्र के विकास को मूल आधार मानते हुए संविधान का निर्माण किया, जिसमें हर विषय विशेष को लिखित रूप में स्वरूप दिया, लिखा, और उसमें सभी वर्ग विशेष का विशेष ध्यान रखा गया। संविधान सभा द्वारा उसे स्वीकृत किया गया और अंत में प्रमाणित किया गया, जो कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया जाता है। अंत में हमारी अगली विशेषता है 5 नंबर, संसदीय शासन व्यवस्था। प्रिय बालकों, वेस्टमिनिस्टर मॉडल के आधार पर हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाना अच्छा समझा, क्योंकि हमारे देश में सभी जाति, वर्ण, धर्म एवं संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। उन सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था को ही उचित समझा, अच्छा माना, राष्ट्रहित में माना, जिसमें क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है, जिसमें मतदाताओं को मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का
सीधा अधिकार प्राप्त होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में ये खुली स्वतंत्रता होती है कि कोई भी व्यक्ति जो योग्य है, जो मापदंड को पूरा करता है, उनको सीधा अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करने का मौका दिया जाता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत हित के सभी नागरिकों को हित ध्यान में रखते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि अनुभव के आधार पर देखा तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था श्रेष्ठ है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ माना। इसलिए हमारे संविधान की एक अति उत्तम विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाना। अगला है 6 नंबर पर हमारी विशेषता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। प्रिय बालकों, संविधान निर्माताओं ने हमारे प्रत्येक नागरिक को हित को ध्यान में रखते हुए हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी विकास कार्य या उन्नति के लिए करता है, आगे बढ़ता है, तो उसे अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो वो उन अधिकारों का उपयोग ले सकता है। उनके लिए अगर कहीं अवरोध उत्पन्न होता है तो वो न्यायालय में शरण ले सकता है। हमारे संविधान में, मूल संविधान में 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान संविधान में 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति का इन 6 अधिकारों के साथ कोई भी तरह से शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो वह उसके लिए अपनी ओर से वाद प्रस्तुत कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अपने क्षेत्रीय न्यायालय में। और मौलिक अधिकारों के साथ साथ एक यह भी व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 51 क व भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि जब संविधान हमारे प्रत्येक नागरिक को इतनी शक्तियां, विकासात्मक योजनाएं, कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, देश हित में कार्य करता है, तो देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्र के प्रति वफादार रहे, राष्ट्र हित में कार्य करे, राष्ट्र की जो योजनाएं हैं उनका सही सदुपयोग करे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्र के संपत्तियां हैं जो राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर रखी है उनका सुरक्षा का ध्यान रखे। वो हमारे मूल कर्तव्यों में आता है। अब 2010 से एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे कि शिक्षा का मौलिक अधिकार, जिसको मूल कर्तव्य में समायोजित किया गया कि प्रत्येक बच्चे के अभिभावक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाए और उसे अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। अगली जो विशेषता है हमारी वो है नीति निर्देशक तत्व। हमारी सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वैदेशिक मामलों में, इन सब में हमारे जो सरकार की जो नीतियां हैं, विकासात्मक योजनाएं हैं, वो सब नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है, जिसमें जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग से हैं, कर्मचारी वर्ग से हैं, या जो श्रमिक वर्ग ऐसा है जो किसी औद्योगिक इकाई में काम करता है, उन सब के हित में बनाते हुए उनके संरक्षण का ध्यान रखा गया है। विशेष तौर से महिलाओं को विशेष
सुरक्षा प्रदान की गई है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार वर्ष में उपलब्ध होना चाहिए। उसके लिए हमारे यहां अनुच्छेद 43 क में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक परिवार में से हर एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराएगी सरकार, जो महानरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश का भूखा ना रहे, इसके लिए उससे रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। अगला है हमारी जो मुख्य विशेषता है समाजवादी राज्य। हमारे जिस समय संविधान का गठन हो रहा था, संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रही। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव में ही समाजवादी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत कर दी। समाजवादी राज्य से सीधा सा अभिप्राय होता है कि हमारे जो देश के प्रत्येक वर्ग विशेष, जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, इन सब का समान धरातल पर समान विकास और उन्नति हो, यही समाजवादी राज्य कहलाता है, जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया कि कोई भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव, कोई भी कटौती या अत्याचार, ऐसी कोई भावना नहीं, सबको एक समतल धरातल पर देख करके राष्ट्रीय विकास की अवधारणा को अपनाया जाएगा, जिसे समाजवादी राज्य कहते हैं। हाँ, तो प्रिय बच्चों, अब हमारे है 9 नंबर की जो विशेषता है, उसमें है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार से सीधा सा अभिप्राय होता है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त है, उसे अपना मत देने का अधिकार प्राप्त है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा पहले 21 वर्ष थी। उसके बाद जब हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संशोधन करके 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दी। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त है, उसे अपना मत देने का अधिकार प्राप्त है, जिसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगली है 10 नंबर की हमारी जो विशेषता है संविधान की, वो है पंथ निरपेक्ष राज्य। प्रिय बालकों, हमारा देश विशाल देश, विशाल भूभाग है, विशाल जनसंख्या है, जिसमें सभी वर्ग, जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। तो अनुच्छेद 25 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की सुविधा, छूट प्रदान की गई है कि वह कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म विशेष के लिए प्रचार प्रसार, कोई भी दान दे सकता है। उसके लिए सरकार की ओर से ना तो उसे बाध्य किया जा सकता और ना ही उसे रोका जा सकता। सरकार की तरफ से या संविधान की तरफ से धार्मिक मामलों में संविधान गौण है, क्योंकि ये क्षेत्र व्यक्तिगत स्तर पर छोड़ दिया गया है कि हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए अनुच्छेद 332 से 335 तक प्रावधान किया गया है कि उनको आरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। उसी तरह अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अनुच्छेद 29-30 में अलग प्रावधान किया गया है कि वो अपना शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्तर बढ़ा सकते हैं। तो हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने
पंथ निरपेक्ष राज्य की नीति को अपनाया कि हमारे यहाँ किसी भी धर्म विशेष को सरकार द्वारा या संविधान द्वारा कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा तथा किसी भी धर्म विशेष के लिए सरकार द्वारा या संविधान द्वारा किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसे इन विशेषताओं को पंथ निरपेक्ष विशेषता कहा गया है कि हमारे जो भी लोग हैं, भारतवासी हैं, उन सबको समान धरातल पर देखते हुए एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई हैं। उसमें किसी भी धर्म, जाति, वर्ण को कोई अवरोध नहीं माना गया है और सबका साथ, सबका विकास को लेकर के हमारा राष्ट्र अग्रसर है, उन्नति की ओर है। इसके लिए हम सब एक साथ मिलकर के एक राष्ट्र आगे बढ़े, विकास करें, इसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद।